आफ्टरनून हमने प्रीवियस सेशन के अंदर हमने चैप्टर 2 का पोस्ट सिस्टम शुरू किया था और उसमें बोरोड कैपिटल का एक मेजर सोर्स पड़ा डिबेंचर। ओके, अब डिबेंचर क्या होता है? ये शेयर की तरह एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी लॉन्ग टर्म लोन के लिए आम जनता को इशू करती है। जब भी कंपनी को लोन की आवश्यकता होती है, इट मींस बोरोड कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो कंपनी अपना लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट निकालती है, डिबेंचर सबसे मेजर इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आम जनता से वो टुकड़ों में छोटी छोटी अमाउंट में वो पैसा कलेक्ट कर सकती है। उसी को बोलते हैं डिबेंचर। क्या बोलते हैं इसको हम? अब डिबेंचर क्या होता है कल हमने देखा, लेकिन हमने ये भी देखा कि डिबेंचर्स इशू करने के पहले कंपनी अपनी एसेट गिरवी रखती है क्योंकि सिक्योर्ड होता है। क्या होता है ये? और वो किसके पास रखती है? डिबेंचर ट्रस्टीज के पास। और डिबेंचर ट्रस्टीज के पास कुछ राइट्स देती है, पावर देती है। वो पावर एक अग्रीमेंट के थ्रू दी जाती है। उस अग्रीमेंट को नाम दिया है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। लेकिन एक और डॉक्यूमेंट होती है जो कंपनी आम जनता को इनवाइट करने के लिए, डिबेंचर खरीदने के लिए इनवाइट करती है, और वो होता है प्रोस्पेक्टस। बिफोर इशूइंग डिबेंचर कंपनी मस्ट इशू प्रोस्पेक्टस, और सारा टर्म्स एंड कंडीशन, इट मींस व्हाट, कौन सा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे सोनल आम जनता को, या कि कब रिडम्पशन डेट आएंगी, ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, या कौन से फॉर्म में डिबेंचर का इंटरेस्ट देंगे, या तो डिबेंचर इंटरेस्ट कौन से कितने पीरियड में देंगे। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन प्रोस्पेक्टर के अंदर लिखी होती है ताकि आम जनता खरीदने के पहले, डिबेंचर खरीदने के पहले, यानी बोरोड कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के पहले सब सोच समझ के इन्वेस्ट करे। अब हमने ये सब पिक्चर सिनेरियो प्रीवियस सेशन में देखा। क्लियर? अच्छा सर, डिबेंचर ट्रस्ट डीड किसके बीच में बनती है? कंपनी और ट्रस्टीज के बीच में बनती है। याद रहेगा, डिबेंचर ट्रस्ट डीड कंपनीज और ट्रस्टीज के बीच में बनती है, जिसके अंदर सिर्फ उनको राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं। ओके, क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करने के पहले अपने एसेट्स को गिरवी रखती है, मॉर्गेज रखती है ना, चार्ज करती है, चार्ज बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में उसको, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? चार्ज। तो वो दो तरीके से होते हैं, एसेट गिरवी रखने के दो तरीके। पहला होता है फिक्स चार्ज, दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। अब क्या होता है आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और फिर साथ ही हम डिबेंचर के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो इसकी भी टाइप्स है? यस, बिल्कुल टाइप्स है इसके भी। तो कौन से है, क्या है, कौन सी खासियत है, वो सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज यहां से जाओगे डिबेंचर कंसेप्ट सभी को क्लियर हो जाएगा, गारंटी मेरी, अगर आप प्रीवियस सेशन में प्रेजेंट होंगे तो। फिर बोल रहा हूं मैं, प्रीवियस सेशन में अगर आप प्रेजेंट होंगे तो। चलिए तो शुरू करते हैं कंसेप्ट आज हम, और वो कंसेप्ट है हमारा एसेट का गिरवी रखने का तरीका। दो, फिक्स चार्ज आइदर फ्लोटिंग चार्ज। अब फिक्स चार्ज किसे कहते हैं सुन लीजिए। जब भी कंपनी अपने एसेट्स को गिरवी रखती है, ऐसी एसेट्स को जिसको अपन फिक्स एसेट कहते हैं, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती है। और उन फिक्स एसेट में से कोई एक एसेट हमने रख दिया हमेशा, तो अगर कंपनी रिडीम नहीं कर पाई पेमेंट, तो वो ही एक एसेट डिबेंचर ट्रस्टीज बेचकर डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन कुछ एसेट्स कंपनी की ऐसी होती है जो कंपनी देते वक्त एसेट रखती है, लेकिन वो एसेट वही नहीं होती है, वो चेंज भी हो सकती है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। एग्जांपल दूं, वो है करंट एसेट्स सारी। अगर कंपनी अपनी करंट एसेट्स गिरवी रखती है, करंट एसेट्स का मतलब होता है डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, या स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसी एसेट अगर गिरवी रखती है तो वो एसेट्स को हम फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि वो एसेट्स में सिर्फ वैल्यू डिसाइड की जाती है, स्पेसिफिक एसेट नहीं। ऐसा क्यों, वो भी समझ लो। देखो ध्यान दो, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं, भरत, लक्ष्य और देव, ये चारों ने मिलकर हमने डिबेंचर ट्रस्टीज को क्लोजिंग स्टॉक, हमारा स्टॉक, हमारा इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री हमने 5 लाख का गिरवी रखा। क्या रखा मैंने? 5 लाख का गिरवी रखा, यानी सिक्योर्ड रखा डिबेंचर के लोन के अगेंस्ट में। अब होता यहां पे इस तरीके से है कि अब वो स्टॉक जो मैंने गिरवी रखा,
वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे है। मैंने असल में माल उसको उठा के दे दिया क्या ये ले ले, नहीं, माल वो मेरे पास ही है और मैं उसको बेच भी सकता हूँ। फिर सर ये तो गिरवी रखना हुआ ही नहीं। गिरवी रखना हुआ कि अगर कल को डिबेंच कंपनी बर्बाद हो जाए, कंपनी बर्बाद हो जाए, तो जो उस टाइम पे जो माल पड़ा रहेगा उसमें से 5 लाख का माल जो है वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसको अलग से रखेंगी, लिक्विडेटर को बोला जाएगा कि ये मत बेच, ये डिबेंचर होल्डर की प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी को फिर उस टाइम पे जो भी उस समय पे माल पड़ा रहा 5 लाख का वो बेचकर वो निकाल लेंगे। अब बताओ जिस टाइम पे डिबेंचर इशूड किया गया था, खैरो आप भी खैरो पीछे, जिस टाइम पे डिबेंचर इशूड किया गया था, इशूड, उस टाइम पे जो स्टॉक इन्वेंट्री जो था, जो स्टॉक रखा गया था एज अ मॉर्गेज, तो क्या उस समय भी जब नौबत आएंगी देने की तो वही स्टॉक रहेगा? नहीं, वो उसको बेचते रहेंगे। अभी सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी स्टॉक पड़ा था सपोज सिल्क कपड़े का, अब उस सिल्क कपड़े का मैंने 5 लाख का माल स्टॉक रखा, गिरवी रखा। अब सपोज 3 साल बाद कंपनी डूब रही, तो उस टाइम पे मेरे पास सिल्क कपड़ा ना कॉटन कपड़ा पड़ा है, तो कॉटन कपड़े का 5 लाख का माल वो बेच के रिकवरी करेगी। किसको? किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। तो यानी इन शॉर्ट हमने फ्लोटिंग चार्ज में एसिड तो गिरवी रखी, लेकिन उस एसिड्स का स्पेसिफिकेशन नहीं है। समझा आपको? जैसे फिक्स एसिड में क्या होता है, हम जो स्पेसिफिक एसिड रखते हैं वही गिरवी रखते हैं। जैसे एग्जांपल अभी सपोज मैंने कंपनी की एक बिल्डिंग गिरवी रखी, किसके पास? ट्रस्टीज के पास। मैं कौन हूं? कंपनी का डायरेक्टर, डिबेंचर करने के पहले। तो अब वो बिल्डिंग को मैं कायदे के अनुसार बेच सकता नहीं हूं। और अगर कंपनी ने सपोज रिडम्पशन नहीं किया, किसका पेमेंट नहीं किया? डिबेंचर होल्डर का, तो वो कंपनी के ट्रस्टीज के पास, डिबेंचर ट्रस्टीज के पास राइट्स है कि वो बिल्डिंग बेचकर कंपनी का वो डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करें। इसको बोलेंगे फिक्स चार्ज। क्या बोलेंगे? अब फिक्स चार्ज में क्या हुआ, हमने स्पेसिफिक जो एसिड तय की थी वही बेचने का राइट्स है। लेकिन 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 क्या हुआ, जब मैं फ्लोटिंग चार्ज की बात कर रहा हूं तो फ्लोटिंग चार्ज के अंदर ऐसा नहीं होता है। फ्लोटिंग चार्ज के अंदर जो एसिड्स हमने रखी थी उस टाइम पे गिरवी, जरूरी नहीं कि हमको वही बेचना है। हमने 5 लाख का स्टॉक अगर बोला कि गिरवी रखो, तो उस टाइम पे जब नौबत आएंगी डुबाने का पैसा, जब नहीं देने का पैसा, जब डिबेंचर ट्रस्टीज को एसिड बेचने की नौबत आएंगी, उस टाइम पे जो टाइम पे वो स्टॉक पाया रहेगा हमको वो बेचना है। जरूरी नहीं कि जिस टाइम पे हमने गिरवी रखा था, बात की थी, उस टाइम पे जो स्टॉक पड़ा है मैं रखूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर वो स्टॉक में रख दूंगा ऐसे ही तो पड़े पड़े खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो बनेगा डेड स्टॉक। क्या जाएगा? इसलिए कंपनी लॉ उसे बाउंड नहीं करता कि तुम मत बेचो, तुम बेचते रहो। जब नौबत आएंगी तो 5 लाख का माल कोई भी निकाल के देना, तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग चार्ज। क्या बोलोगे उसको? अब सुनना आपको, व्हाट इज फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। करंट एसेट्स को हम स्टॉक नहीं कर सकते, करंट एसेट्स को हम होल्ड नहीं करते। पूछो क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन जाती है। डेटर बोलो, बिल रिसीवर बोलो, इनको सिर्फ रुका दिया कि हाँ हमने तुमको गिरवी रखा है, तुम पेमेंट बाद में करना, तो वो तो नाजायज पता लगे ना। जिसकी पेमेंट 1 महीने बाद होनी थी वो बोलेगा ठीक है ना, अब 10 साल बाद देना है पेमेंट, नहीं। तो इसलिए कंपनी क्या बोलती है कि कोई भी करंट एसेट आप जब रखते हो गिरवी, लॉ बोलता है कंपनीज को, तो उस जरूरी नहीं कि वही उस टाइम का ही एसेट हमें चाहिए, नहीं। जिस टाइम पे नौबत आएंगी डुबाने की, जिस टाइम पे डिबेंचर ट्रस्टीज को नौबत आएंगी एसेट बेचने पे, तो उस टाइम पे जो आपने स्टॉक बोला है, तो स्टॉक जो भी है 5 लाख का निकलना, डेटर बोलो डेटर जो भी 5 लाख के रहेंगे निकाल के देना, पेमेंट करा देना उस टाइम के। समझा आपको क्लियर? यानी कोई स्पेसिफिक एसेट फिक्स नहीं है, जनरल एसेट जो एसेट उस टाइम पे रहेंगी हम उसको निकाल के देंगे। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज ऑफ एसेट्स। तो कंपनी का एसेट्स 2 तरीके से गिरवी होता है, एक फिक्स चार्ज, एक फ्लोटिंग चार्ज। करंट एसेट्स अगर गिरवी रखा है तो उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप उसको बेचते रहो, मतलब करंट एसेट यूज करते रहो, करते रहो, करते रहो। उस टाइम पे जब रिडम्पशन डेट की बारी आएंगी, उस टाइम पे जो भी करंट एसेट जितना बोला है उतना अवेलेबल जो भी रहेंगी दे देना उसको। और लेकिन फिक्स एसेट बोला है, फिक्स चार्ज, तो आप वो एसेट को बेच सकते नहीं। वो एसेट अब तब तक रिडम्पशन डेट तक तब तक आपके पास भले पड़ी है, लेकिन वो मॉर्गेज है, आप उसको सोल्ड आउट नहीं कर सकते, और आपको फिर वही एसेट बेचनी पड़ेगी। समझा आपको क्लियर? जो तय की हुई एसेट है अगर वही बेचा तो कौन सा चार्ज? फिक्स चार्ज। तय नहीं किया, से वैल्यूएशन तय कर दिया, क्या कर दिया? लोन एसेट का वैल्यूएशन तय कर दिया, लेकिन उस टाइम पे जो एसेट रहेंगी अवेलेबल वो बेच के दे देंगे हम तुमको, तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग चार्ज।
सिंपल भाषा में बोलो। हाँ, तो लिक्विडेटर देखो, डूबने की नौबत यानी कंपनी वाइंडिंग अप होगी, बराबर कि नहीं, तो लिक्विडेटर ही एसिड बेचेगा, आखिर एसिड तो सब लिक्विड बेचेगा ना। तो जब डिबेंचर ट्रस्टीज उसको बोलेंगे कि 5 लाख का माल मत बेच, 10 लाख का माल, जितना होल्डिंग किया हुआ है, जितना फ्लोटिंग चार्ज में एसिड गिरवी रखा हुआ है, उतना वो स्टॉक रुका देगा या बिल रिसीव रुका देगा, नहीं बेच सकता वो। फिक्स एसिड्स का चार्ज नहीं है ना, तो वो नहीं बेच सकता, फिर फिक्स चार्ज से नहीं बेच सकता। वो लिक्विडेटर खुद ही तय करेगा कि इनका ये माल तो हम बेचते नहीं है। ऑडिटर, लिक्विडेटर ऑडिट किए हुए अकाउंट के अकॉर्डिंग ही अपनी एसिड बेचता है, बराबर कि नहीं। तो ऑडिटर लिखा रहेगा कि 5 लाख तक के माल फिक्स फ्लोटिंग चार्ज से गिरवी है, तो जब भी अगर डूबने की नौबत आई बाइंडिंग अप की, तो उस टाइम के 5 लाख रुपए का स्टॉक लिक्विडेटर नहीं बेच सकता, बाकी बेचो। आपको क्लियर, पक्का। तो लिक्विडेटर फिर एसिड जो निकालता है बेचने के लिए, वो उस हिसाब से निकालता है कि नहीं, अगर 50 लाख का माल पड़ा है तो 5 लाख का माल साइड कर, बाकी 45 लाख का माल बेच और लिक्विडेशन में कन्वर्ट। और 5 लाख का जो कोई भी गुड्स जो है वो डिबेंचर ट्रस्टीज को सेंड किया जाता है, और डिबेंचर ट्रस्टीज को बेचकर डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करते हैं। समझा आपको क्लियर है? इतना पक्के में काम है, बैंक से भी ज़्यादा मजबूत काम है। बैंक के बाद एफडी करते हो तो कौन सा बैंक आपके लिए एसिड भी रखती है अपना, लेकिन यहाँ कंपनी आपके लिए एसिड भी गिरवी रखती है। बैंक से पक्का काम तुम्हारा डिबेंचर में हो गया। तो इसलिए आज के बाद कोई कंपनी डिबेंचर निकाले और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा देती हो, बिल्कुल लेना, बिल्कुल। कल मैं बैंक के पास गया, 2 साल तक के एफडी करने पे सब 6% इंटरेस्ट मिल रहा। कंपनी तुमको रिटर्न ज़्यादा देती है समझा क्या? तो सिर्फ आज तक जो शेयर के पीछे पड़े थे, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन भी है डिबेंचर, और वही पक्के में काम है पूरा, जितना शेयर में है। क्लियर पिक्चर आ रहा क्या? तो कंपनी को अगर पैसा है, तुम्हारे पास पैसा सेविंग्स है, तो डिबेंचर, कंपनी के डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है। शेयर तुम्हारी प्रॉपर्टी ना, वो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है। क्लियर? अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म में अगर डिबेंचर आया, डिबेंचर, तो क्या लेके आओगे? एसेट्स की लायबिलिटी, डूब पाएंगे, डूब मरो। ये लायबिलिटी सब कंपनी के लिए है, पार्टनर्स के लिए नहीं है। पार्टनर्स डिबेंचर निकाल देंगे आपने, पार्टनर्स खरीदेंगे, जो खरीदता है उसके लिए वो एसेट है, लेकिन जो बेच रहा है उसकी लायबिलिटी है। समझा क्या? तो अगर पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में डिबेंचर दिखे कंपनी के, तो वो एसेट है। क्या है वो? क्योंकि डिबेंचर के लिए वो इन्वेस्टमेंट है। क्या है वो? पार्टनर्स के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया ना कंपनी को लोन देकर। समझ में आ रहा? क्लियर? लेकिन कंपनी के लिए क्या है? अब यही कंपनी का अगर फाइनल बनाओगे आगे चल के, तो वहां पे अगर डिबेंचर दिखा तो ये लायबिलिटी है। क्या ये? समझा क्या? नालायको, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर पिक्चर? समझा अच्छे से? चलो ओके। अब यहां पे डिबेंचर किसको, क्या, कौन, कब, सब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं डिबेंचर के टाइप्स। ध्यान दो, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, बेटा उनका विजन ब्लॉक हो रहा है, पीछे जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, कहीं भी जाओ। हाँ, यस। अब डिबेंचर के भी टाइप्स है, यानी कंपनी जब इंस्ट्रूमेंट निकालेंगी लोन के, लोन लेने के, तो कंपनी लॉ ने कंपनी को ऑप्शन दिए हुए हैं कि डिबेंचर निकालना है, कौन सा, यानी उसके पास भी वेरिएशन है। और वेरिएशन वाले टाइप्स हम पढ़ जा रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अब टाइप्स ऑफ डिबेंचर को बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किए गए, बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किए गए। पहला, यानी एक एक फैक्टर को लेकर, एक एक मुद्दे को लेकर डिवाइडेशन किया गया है। जब मैं बात करूं सिक्योरिटी की, यानी मॉर्गेज की, तो डिबेंचर 2 टाइप के निकलते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सर अभी तो कहा था कि एसेट मॉर्गेज के बिना डिबेंचर निकालता नहीं है, तो ये सब किताबी दुनिया के लिए है, और नए लॉ ने अनसिक्योर्ड डिबेंचर प्रोहिबिट कर दिए हुए हैं, ये सब आपको देने के लिए है। तो व्हाट इज सिक्योर डिबेंचर एंड अनसिक्योर डिबेंचर? लीजिए, जब भी कंपनी डिबेंचर के थ्रू
छोटी छोटी अमाउंट में आम जनता से लोन लेंगी। क्या लेंगी? क्या सभी लोग डिबेंचर समझ पा रहे हो? डिबेंचर की भी फेस वैल्यू होती है ना, शेयर की होती है। पूछो क्यों? बड़ी रकम लेंगे तो क्या होगा? कोई देने को सोचेगा, लेकिन छोटी रकम लेंगे तो कोई भी सोचेगा नहीं देने को। इसलिए कंपनी का जो फिक्स फेस वैल्यू वो भी छोटी रखती है, कम, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए टुकड़ों में। अब जिसको जितना अमाउंट देना है लोन, वो उतने नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाई करेगा। समझा आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या तुम समझ में? हाँ ओके। अब सुनो, अब अगर मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी मॉर्गेज, तो मॉर्गेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉर्गेज इन गिरवी, तो दो टाइप के निकलते डिबेंचर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। व्हाट इज सिक्योर्ड डिबेंचर? तो जब भी कंपनी अपने डिबेंचर निकाले और अपने ट्रस्टीज के पास कोई एसेट गिरवी रखे, एसेट, तो उसको बोलेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर। और जिसके लिए कोई एसेट गिरवी नहीं रखे तो उसको बोलेंगे अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, सिक्योर्ड डिबेंचर को स्पेसिफाइड करना नहीं पड़ता। इस एग्जांपल बताऊं, ए कंपनी इशू 12% डिबेंचर, तो इट इज इम्प्लाइड सिक्योर्ड है। लेकिन अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर निकाल रही है कंपनी, तो उसको स्पेसिफाइड करेंगे कंपनी प्रॉस्पेक्ट के अंदर, इसे बताएंगी ए कंपनी इशू 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो फिर अब शेयर होल्डर के ऊपर, सॉरी शेयर होल्डर नहीं, डिबेंचर होल्डर के ऊपर है, इन्वेस्टर के ऊपर है कि उसको डिबेंचर में पैसा लगाना कि नहीं। अगर कोई ट्रस्टेड कंपनी होंगी, क्या होंगी कि तुमको मालूम है 10 साल में ये डूबती नहीं, तो क्या है, कंपनी एक बड़े तो विशाल विशाल जहाज है ना, बहुत बड़ा जहाज, बराबर कि नहीं। अब समुद्र के अंदर जितना बड़ा जहाज रहता है उसको डूबने में भी उतना ही वक्त लगता है, याद है कि नहीं, सिंक होने में। वैसे ही अगर दुकान बड़ी है तो उसको डूबने में भी सालों साल जाते हैं। यानी आज से अगर उसकी बिजनेस एक्टिविटी कम हुई, आज से अगर लॉस में शुरू हुआ कंपनी, तो भी एक कंपनी को डूबने में सालों साल लगते हैं। रातों रात कोई कंपनी डूबती नहीं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में भी डूब लगता है, लगता, तो ये तो कंपनी है भैया। अरे आ रहा का तुम समझे? तो इसलिए 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 डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये? तो जो कोई कंपनी क्या होता है, कोई कंपनी माजी हुई थी पहले, कंपनी क्या होती थी, कोई कंपनी अपना नाम, गुडविल, ब्रांड क्रिएट कर लेती थी। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे कुछ कंपनियों को माज्य बनती होती थी कि हम अपने अनसिक्योर्ड डिबेंचर निकालेंगे, खरीदने तो खरीदो, और लोग खरीदते भी थे। पूछो क्यों? क्योंकि वो कंपनी रिटर्न भी अच्छा देती थी, इंटरेस्ट रेट, और दूसरा रिटर्न यानी इंटरेस्ट रेट, और दूसरा उन कंपनीज को पता था इन्वेस्टर्स को कि ये रात रात डूबने वाला तो नहीं है, ये डूबने वालों में से नहीं है भैया। तो अब बताओ सिक्योरिटी रहता क्यों है कि कल को अगर कंपनी ने रिडम्पशन नहीं किया, डूब गई इस बीच में, बाइंडिंग हो गई मैच्योरिटी डेट के पहले ही, तो जाके डिबेंचर ट्रस्टीज वो एसेट बेच के जाके रिकवरी करेंगे, बराबर नहीं। लेकिन जो कंपनी डूबी नहीं तो उसको मैच्योरिटी डेट पे कंपलसरी रिडम्पशन करना ही है ना भाई। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? ए साजिद बता, व्हाट इज रिडम्पशन? नहीं पता इधर आपसे तो क्या सत्संग सुन रहा है मेरा? हाँ पूछा क्यों नहीं? पूछा क्यों नहीं? व्हाट इज रिडम्पशन? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते इसको? यानी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल यानी क्या? अरे भाई कैपिटल वापस करना। तू तेरे से मैं मूल रकम ले रहा हूं ब्याज पे, कर्जा, अब वो कर्जा देखो कभी ना तो वापस करना ना, तो उसको बोलते रिडम्पशन। क्या होते? हाँ यहाँ तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। समझा? अभी जो वर्ड तुमको नहीं समझ में आ रहा पूछो ना, अरे तुमको पूछने के लिए मना किया मैं आज तक तुमको, फिर पास हो रहा है क्या? हाँ तो अब सुनो, तो देखो सिक्योरिटी की बात कहां आती है? ओनली मैच्योरिटी डेट के वक्त, रिडम्पशन के वक्त। अगर कंपनी मैच्योरिटी डेट के पहले बाइंडिंग हो गई, क्या होगी? बंद हो गई, तो कंपनी ट्रस्टीज के पास वो एसेट बेचने का राइट्स होता है, वो एसेट बेच के निकाल लेंगे। लेकिन जिस कंपनी का डिबेंचर अनसिक्योर्ड है, क्या है?
तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर के अंदर ट्रस्टी कोई होता ही नहीं है और ट्रस्ट डीड बनता भी नहीं है। उस टाइम पे उस पर्सन का डिबेंचर का पैसा गया अगर कंपनी रिडीम नहीं कर पाई। लेकिन लिक्विडेटर ट्राई करता है कि मैं वहां तक तो भी पहुंच रहा हूँ कि डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दूँ। हाँ बोलो। क्रेडिटर्स के, तो क्रेडिटर में ये भी क्रेडिटर एक प्रकार का। हाँ तो देखो उसका सीक्वेंस होता है, पहला आता है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, दूसरा होता है नहीं, दूसरा होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तीसरा आता है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, अपनी पगा लेगा वकील, वो अपना पैसा छोड़ता नहीं, चौथा आता है प्रेफरेंस क्रेडिटर, पांचवें भी आता है डिबेंचर होल्डर। तो अगर पांचवें तक के आते आते लोग क्राइटेरिया लोग पांचवें तक के आते आते क्राइटेरिया तक लोग अगर पैसा पड़ा रहेगा टेबल पे तो देंगे उसको, और नहीं रंगा तो टाटा बाय बाय। शेयर्स के तो उसको बहुत पहले मिलेगा भाई, शेयर्स की तो बहुत पहले मिलेगा। क्यों? ये मालक तो नहीं, कर्जदार है, तो कर्जदारों को पहले निपटाते हैं अपन दुकान बंद करते हैं तो पहले अपन किसको निपटाते? बाहर वालों को, फिर जो बचा वो तो अपना ही है ना। समझा आपको क्लियर? तो ये भी तो एक बाहर वाला ही है ना, समझा आपको क्लियर? हाँ हाँ ठीक है, क्लियर। आगे हाँ, तो अगर मैं मॉर्गेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डिबेंचर कितने टाइप के बोलो? दो, कौन कौन से बोलो? जम से, वेरी गुड। हाँ अब अगर मैं बात करूं रिडीमेबिलिटी की, यानी वापस कैपिटल वापस करने की, कैपिटल वापस करने की, तो उसमें भी डिबेंचर दो टाइप के बनते, और वो आता है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिबेंचर। अब सर ये क्या चीज है? सुन लो, सुनो, जब भी कंपनी कोई डिबेंचर इशू करे और उसको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको मैच्योरिटी डेट लिखकर वो पैसा उनको वापस कर दे, किनको? डिबेंचर होल्डर्स को, तो उसको अपन बोलेंगे रिडीमेबल डिबेंचर। यानी रिडीमेबल डिबेंचर कौन से थे? वो डिबेंचर जिसका लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंपनी उनका लोन अमाउंट वापस कर दे, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करेगा, यानी क्या? उनका कैपिटल उनको वापस कर देना, बराबर कि नहीं? तो लेकिन अगर मैं एक ऐसा डिबेंचर भी है जिसमें कंपनी पूरी लाइफ टाइम वो पैसा रिडीम नहीं करती, तो फिर वो पैसा रिडीम कब होगा? जब कंपनी बंद होगी। अब सर बोलना का यानी आजीवन काल तक वो क्रिएटिव बनेंगे? यस, कंपनी के आजीवन काल तक के, जब तक कंपनी चल रही है तब तक वो क्रिएटिव बने रहेंगे और तब तक उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता ही रहेगा। तो लॉ ने कंपनी को ऐसा भी एक डिबेंचर दिया है, मुहैया कराया लॉ के अंदर, कि कंपनी चाहे तो ऐसा डिबेंचर निकाल सकती है जिसका रिडम्पशन जो डेट आएगा वो कब आएगा? ओनली एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी, सॉरी एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो जो रिडम्पशन का कैपिटल, जो डिबेंचर का रिडम्पशन कैपिटल हम लाइफ टाइम रिडीम नहीं करेंगे कंपनी के, हम कब करेंगे? एट टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, तब हम उस डिबेंचर को इरिडीमेबल डिबेंचर कहेंगे। समझा क्या? समझा क्या? अब इरिडीमेबल डिबेंचर जो है वो आर्टिकल किसको क्या बोलता है, एक बार उसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। एक बार नोट्स निकालो फटाफट। ये सेशन होने के बाद मैं आप सबसे पूछूंगा, अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो ये मैं अपनी जादू की छड़ी 10 बार घुमाऊंगा, 10 बार, और 10 बार घूमने के बाद अपने आप वो बच्चे को आने लगता है, ये गारंटी मेरी। चलो ए चंद 8 मार्क का आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर आ सकता है। लक्ष्य, तेरा कंसंट्रेशन लैक हो रहा है, ध्यान दे बेटा। देखो सुनो, दिस डिबेंचर आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट और टू दिस डिबेंचर होल्डर रिसीव एट रेगुलर इंटरवल, यानी 6 महीने, एक साल में उनको मिलता रहेगा इंटरेस्ट। कब तक? लाइफ टाइम। क्यों पूछो? क्योंकि ये पैसा हम लाइफ टाइम आपको वापस नहीं करते। फिर सर ये तो ओन कैपिटल हुआ, नहीं, तो क्यों? ओन कैपिटल में हम डिविडेंड देते हैं
और डिविडेंड कब देते हैं? जब प्रॉफिट हुआ तब। लेकिन इंटरेस्ट प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ ये देना ही पड़ता, इसलिए ये ओन कैपिटल का सोर्स नहीं हुआ। समझा आपको? क्लियर? हाँ, आगे। दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, क्योंकि वाइंडिंग अप की अकाउंटिंग प्रोसेस को लिक्विडेशन बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, कहीं पर पढ़ाया हुआ है। अंतर क्या होता है लिक्विडेशन और वाइंडिंग में? कुछ फर्क नहीं है। लॉ में वाइंडिंग अप बोलते हैं और अकाउंटिंग पार्ट में उसको लिक्विडेशन बोलते हैं। हाँ, आगे। और व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन, अंडरलाइन द वर्ड ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन। सबसे मजेदार ये आ गया, ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन। ये बोल के तो दिल खुश कर दिया उसने। सुनो, अब इसको पढ़ाने में कुछ नया मिला इसलिए बजा रहा है। देखो ध्यान दो, ब्रीच का मतलब है तोड़ना और कंडीशन तोड़ना, उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन। सुन लीजिए, यानी मैं आपसे पूछूंगा जब कि इरिडीमेबल डिबेंचर कब रिडीम होता है, तो आपको दो आंसर देना है। एक तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन। अगर दोनों आंसर नहीं दिए तो छड़िया घूमेंगी जादू की। क्लियर? तब पे। और फिर उसके बाद कभी तुम वो चीज नहीं भूलोगे। शशांक बराबर कि नहीं? अब तक मैंने 5 बार घुमाया ये, तब जो तुमने पूछा आज के बाद तो भूलेगा क्या? कभी नहीं भूलता, कभी नहीं इंसान। काश ये 2 साल पहले मेरे को जादू की छड़ी मिल जाती थी। भगवान से रोज मांगता था मैं, लेकिन मिल रही नहीं थी। आखिर जाके भगवान दे दिया। चलो ओके। ए क्या हुआ? अच्छा स्लो पढ़ाऊं? स्लो पढ़ाना है, स्लो, ठीक है। सॉरी बेटा फास्ट हो गए तो। सुनो देखो, व्हाट इज इरिडीमेबल डिबेंचर्स? जब कोई ऐसा डिबेंचर कंपनी निकालती है जिसका आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसको आपको डिबेंचर ऑर्डर को, लेकिन उसका जो कैपिटल है, कैपिटल वो कंपनी के लाइफ टाइम रिडीम नहीं होगा। सिर्फ रिडीम होगा 2 कंडीशन पे। एक तो जब कंपनी लिक्विड होंगी तब। लिक्विडेट का मतलब होता है वाइंडिंग अप, कंपनी बंद होगी तब, दुकान बंद होगी तब। या तो अगर अपने आजीवन काल के अंदर कोई तो भी जो कंडीशन रख के, जो कंडीशन रख के कंपनी ने आप सभी को यानी डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू किया था, उसमें से अगर एक भी कंडीशन तोड़ दी, एक भी तो लॉ उसे बाउंड करती है, चल वापस कर पेमेंट, चल वापस कर पेमेंट। तो उस टाइम पे वो पैसा रिडीम हो जाता है। रिडीम माने रीपेबल, यानी वापस मिलना साजिद। समझा? तो अब ये एक कंडीशन से एक आधी बताओ तो कौन सी? बहुत सारी कंडीशन है, एक आध बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल, इंटरेस्ट में लैग होना, इंटरेस्ट में डिले होना। जैसे मैंने तुम बोल सकते हो, सुनो सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी डायरेक्टर, मैंने तुम सबको कहा कि मैं तुमको साल का 12% इंटरेस्ट दूंगा और मैं इरिडीमेबल डिबेंचर निकाल रहा हूँ 100 रुपये वाले। 100 रुपये क्या है उसकी लक्ष्य, क्या है उसकी फेस वैल्यू। ध्यान दो, समझो इसको। अब 100 रुपये वाले डिबेंचर में निकाल दिए तुमको, और मैंने कहा कि तुमको मैं इंटरेस्ट हर 6 महीने में दूंगा। 100 रुपये का एक डिबेंचर है, तो ऐसा भावेश ने सपोज खरीदे 100 डिबेंचर, नहीं 50 डिबेंचर, तो 100 रुपये के हिसाब से 50 डिबेंचर कितने के होते हैं? हाँ 5000 होंगे। हाँ 5000, 12% वाले डिबेंचर। हाँ 100 रुपये वाला एक डिबेंचर तो कितना होता? 5000। अब 5000 रुपये का 12% साल कितना होता? 600 रुपये। अब 600 रुपये ये 12% साल का इंटरेस्ट रेट हो गया। क्या हो गया? ये इंटरेस्ट अमाउंट, ये भावेश को आजीवन काल के अंदर मिलेगा।
तो भावेश ने पूछा सर कौन कैसे दोगे, तो मैंने प्रोस्पेक्ट लिख के दिया था कि इंटरेस्ट आपको 6 महीने में दूंगा, यानी हर 6 महीने में 300 रुपये आपको इंटरेस्ट आते रहेगा भावेश, बराबर कि नहीं। ये मैंने बोल के दिया था। ये बोलना कहाँ पड़ता, कंपनी बोलती नहीं, कंपनी सब लिखती है टर्म्स एंड कंडीशन प्रोस्पेक्ट के अंदर। अब सपोज फॉर एग्जांपल पहले साल में 6 महीने में इंटरेस्ट आ रहा 10, अभी ये पैसा कब देना है, ओनली वाइंडिंग अप। दूसरे साल में भी 6 महीने पैसे आया, तीसरे साल में क्या हुआ, 6 महीने हो गए पैसे दिया ही नहीं। तो CLB कंपनी लॉ बोर्ड तो लॉ बनाता है, एक सुनवाई होता है, एक कोर्ट है कंपनी की, कंपनी इसके लिए प्राइवेट कोर्ट चलती है, उसका नाम अच्छा है, मैं 1 मिनट रुको बता रहा हूँ, 1 मिनट दो सिर्फ। क्लास के बाहर जाओ, क्लास के बाहर जाओ। हाँ, अब NCLT क्या होता सुनो था, सुनो बात क्या चल रही थी हमारी। हाँ, अगर कोई कंडीशन ब्रिज होती है, ब्रिज, तो कंपनी की केसेस जाती है सारी NCLT के पास। यानी ये NCLT क्या है, NCLT का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये कौन है, MCA द्वारा बनाया गया लॉफुली रिड्रेसल करने के लिए एक टीम, एजेंसी NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर रिड्रेसल। ये देखो, अगर मैं गूगल से पूछता हूं बताएगा वो, व्हाट इज NCLT। The central government has constituted national law tribunal under section 408 of the Companies Act 2013. In the first phase, the Ministry of Corporate Affairs has set up 11 branches, one principal bench at New Delhi and one each regional branch at the Delhi, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore वगैरह दिया इसने। हाँ, अभी NCLT का काम क्या है, NCLT का काम क्या है, ये सारे केसेस देखती है डिफॉल्टीज कंपनीज की, लॉफुली कंप्लेंट्स को रिड्रेसल करने के लिए एजेंसी बनाई गई है कंपनीज के लिए, और वो है NCLT। इवन जब ट्रस्टीज, डिबेंचर ट्रस्टीज को एसेट सिक्योर डिबेंचर की बात करूं मैं, सिक्योर डिबेंचर की एसेट्स का बेचने का नौबत आता है, नौबत, तो पहले वो NCLT के पास ही रीच होते हैं, और NCLT उनको फिर कंपनी को फटकार देती है, दे रहे कि नहीं पेमेंट उनकी, नहीं दे रहे, एक बार पूछेंगे, 2 बार देंगे, फिर NCLT उनको आदेश देती है, हमारे पास ट्रस्टीज के पास मैं ऐसे ना भेज देता हूँ, भेजो। वैसे ही यहाँ पर सुनो, अब हम बात करते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर की। अगर इररिडीमेबल डिबेंचर का कोई इंटरेस्ट में आपने देरी कर दी, जो आपने बोला है, कंपनी ने जो बोला है, उस कंडीशन में कोई भी एक भी कंडीशन ब्रिज कर दी, तोड़ दी, तो तब NCLT या MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या से भी इन तीनों डिपार्टमेंट से भी कोई एक डिपार्टमेंट कंपनी को आदेश देगा कि इनका पेमेंट आपके अभी रिडीम करो, तुमको अधिकारी नहीं है, तुम्हारी लायकी ही नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल लेने का, कॉर्पोरेट कैपिटल। तो तब फिर क्या हो गया, उसी वक्त कंपनीज को फॉरेन कैपिटल को डिस्चार्ज करना, यानी रिडीम करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे इररिडीमेबल डिबेंचर के बारे में 2 बात की, एक तो पहला, जहाँ पे एक तो पैसा मिलेगा ओनली लिक्विडेशन के वक्त, या तो अगर कार्यकाल के अंदर बीच रास्ते में अगर कंपनी ने कोई कंडीशन ब्रीच की, क्या की, अब कंडीशन कौन सी, बहुत सारी कंडीशन होती है, उसने एक भी कंडीशन में बोला, जो मुंह मारा वो नहीं किया, तब लॉ उसको आदेश देगा कि ए का पेमेंट चुकाओ, चलो तुम्हारी लायकी नहीं है, समझा, क्लियर। उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन। यानी क्या सीखा, क्या आपसे क्वेश्चन है, क्या इररिडीमेबल डिबेंचर का पैसा कंपनी की लाइफ टाइम के अंदर रिडीम हो सकता है क्या, यस, कब, ब्रीच ऑफ कंडीशन के, समझा आपको, क्लियर, ओके डन। हाँ, अब आते हैं हम नेक्स्ट डिबेंचर पे। ये 8 मार्क का डिबेंचर, इस बार मेरे को बहुत गट्स फीलिंग आ रही है, आएगा टाइप्स,
इस बार मेरे को बहुत बहुत गट फीलिंग आ रही है कि डिबेंचर का आपको 8 मार्क वाला ही टाइप देगा वो, बोरोड कैपिटल का सोर्स। पिछली बार ओन कैपिटल आया हुआ है, देखो तो पेपर नहीं देख तो, पिछले साल का पेपर निकालो, देखो तो ओन कैपिटल का सोर्स है कि बोरोड, शेयर का आया हुआ है कि डिबेंचर पे। लास्ट क्वेश्चन देख ले, और उसकी और में हाँ इस देखो वो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर पे गया था पिछली बार, यानी ओन कैपिटल का सोर्स। इस बार वो बोरोड कैपिटल के सोर्स में आया अगर, तो डिबेंचर के टाइप्स देगा वो 8 मार्क की, क्योंकि इतनी लेंथ मिलती है उसको वहां पे। अरे आया क्या तुमको समझ में? देखो मैं जहां देखो एक बात जब तुमको पढ़ाता हूँ ना, मेरे सामने पेपर का इमेज आता है। अब मुझे पता था कि पिछले साल उसने ओन कैपिटल में खेला था, इस बार वो बोरोड कैपिटल पे खेलने के चांसेस है, और बोरोड कैपिटल में आया तो डिबेंचर पकड़ेगा ही पकड़ेगा, क्योंकि सबसे मेजर इंस्ट्रूमेंट ही है डिबेंचर। क्या है? आम जनता से लोन है। देखो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के पास ऑप्शन है क्या? नहीं। पार्टनरशिप के पास है, तब ये ऑप्शन किसके पास है? कंपनी के पास। ये इंस्ट्रूमेंट इशू करने का राइट सी कंपनी के पास। समझा आपको? क्लियर? ओके। हाँ अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। अब सर ये क्या है? ट्रांसफर यानी टाइटल ट्रांसफर करने का, यानी ओनरशिप ट्रांसफर करने का। जिस तरीके से, सुनो मेरी बात बच्चे लोग, जिस तरीके से ध्यान दो, जिस तरीके से एक शेयर होल्डर के लिए शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, उसी प्रकार से डिबेंचर होल्डर के लिए भी डिबेंचर फ्रीली ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। यानी इट मींस व्हाट? एट एनी टाइम डिबेंचर होल्डर कैन सेल आउट हिज डिबेंचर एंड रिडीम द अमाउंट within the prescribed time। समझा? सुनो अब इसको समझा के दे रहा हूं। क्रिश देखो समझ में आ रहा क्या? अब आप अगर नोटिस करोगे तो आपका 11 का बेस यहाँ पे बहुत बड़ा रेफरेंस का काम कर रहा होगा। जिसने 11th में वो बाटा कंपनी वाली पिक्चर में अटेंड किया होगा पूरे सेशन, लिटरली बोल रहा हूँ, आप सबको समझ में भी आ रहा हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। और जो डायरेक्ट आया होगा यहाँ पे नया नवेला, उसको तो सब आगे पाठ पीछे सपाट चल रहा होगा। ध्यान दो, सुनो। हाँ हाँ सुनो, नहीं क्या करो बेटा, हमको भी तकलीफ होती। मेरे दिल ना दुखता है तुमको खड़ा करके, सच में ऐसे अच्छा लगता नहीं। तुम पे बच्चे हो यार, इतने प्यारे प्यारे। चलो हाँ, लेकिन क्या बने, हमको बड़े ना तो हमको थोड़ा कठिन ट्रिक होना पड़ता है। चलो लक्ष्य जाएंगे आज तो है। चलो ओके, ध्यान दो इधर। हाँ अब आते हैं ट्रांसफर पे। तो ट्रांसफर ने क्या? चेंज द ओनरशिप। चेंज द ओनरशिप की बात हो रही है। तो अगर मैं ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करने को बोलूं, तो डिबेंचर दो टाइप के लॉ ने ऑप्शन दिए कंपनी को। एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, एक होता है बैरल डिबेंचर। पहली बात तो बैरल डिबेंचर कंपनी खुद होके नहीं देंगी, डिबेंचर होल्डर के रिक्वेस्ट पे होता है। आपको मैंने शेयर वारंट पढ़ाया था, शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। शेयर सर्टिफिकेट पढ़ाया है? हाँ, काश शेयर वारंट भी पढ़ाया होगा तो आपको फिर बैरल डिबेंचर समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे भी समझ में आ जाएगा, ये गारंटी मेरी। लेकिन सुनोगे तो अच्छे से सुनो, ध्यान दो, समझ। व्हाट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर? जब भी कंपनी को बोरोड कैपिटल चाहिए, वह कंपनी आम जनता को डिबेंचर इशू करेगी, और वो डिबेंचर बकायदा, डिबेंचर के लिए बकायदा कंपनी एक बुक मेंटेन करेगी, जिसको बोलते हैं क्रेडिटर बुक। और उसके अंदर बकायदा उस डिबेंचर होल्डर की फुल टू उसका नेम, उसका पर्सनल पूरा इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगी। क्या करेगी? और उस डिबेंचर सर्टिफिकेट जो देंगी, किसको? डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर
अरे डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? ओनरशिप डॉक्यूमेंट। हाँ, ओनरशिप नहीं बोलना, उसको क्रेडिटरशिप बोलना। क्या बोलना? क्रेडिटरशिप डॉक्यूमेंट। हाँ, क्योंकि कंपनी के तुम क्रेडिटर हो, कर्जदार हो फिर। हाँ, तो उसमें भी बकायदा आपका नाम, आपका डिटेल इंफॉर्मेशन सब लिख के देंगी। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, आपका अमाउंट कितना पेड है, फुल्ली पेड अप, फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की, वो बकायदा कॉमन सी लगा रहेंगे ठप्पा। तो उस डिबेंचर को हम रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि हम तब ये कहेंगे कि कंपनी उस डिबेंचर होल्डर का पर्सनल डेटा अपने बुक ऑफ क्रेडिटर बुक में रिकॉर्ड करती है। और अगर ऐसे डिबेंचर होल्डर को रीमेट फॉर्म की बात करूं, रीमेट यानी ऑफलाइन फॉर्मेट, अगर अपना डिबेंचर ट्रांसफर करना है यानी बेचना है किसी अदर पर्सन को, तो उसको कंपनी की लेंदी प्रोसीजर, कौन सी प्रोसीजर? जो कंपनी लॉ में लिखी गई है, कंपनी एक्ट के लिखी गई है, तो आर्टिकल में लिखी गई है, वो सारी लेंदी प्रोसीजर अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सब पढ़ाओगे? यस पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे बच्चा? ट्रांसफर का प्रोसीजर चैप्टर नंबर 4 में अगर रहा तो उस टाइम, मुझे याद नहीं है कि नहीं नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन बहुत पढ़ाया मैंने, और नहीं भी रहा तो भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ध्यान दो। हाँ, तो ऐसे डिबेंचर को कंपनी रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलती है। क्या बोलती है? और रजिस्टर्ड डिबेंचर का एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि जिसके पास रजिस्टर्ड डिबेंचर है वो ऑफलाइन फॉर्मेट यानी रीमेट फॉर्म में अगर डिबेंचर ट्रांसफर करना है तो उसको लेंदी प्रोसीजर और फीस, प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी। तब जाके कंपनी के पास पहले ओल्ड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको वापस, फिर नया सर्टिफिकेट, बोर्ड मीटिंग होंगी, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। मैंने आपको शेयर ट्रांसफर का प्रोसीजर पढ़ाया हुआ है 11 में, लॉजमेंट टिकट वगैरह नहीं पढ़ाया है? नहीं पढ़ा है? अरे यार क्या ठीक है। तो अभी क्या होता है, रीमेट फॉर्म में आपका शेयर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में फॉर्मेट होता है, डीमेट फॉर्म में, डीमेट फॉर्म यानी ऑनलाइन फॉर्म में। लेकिन पहले अगर ऑनलाइन मोड नहीं था ना, तो पहले ऑफलाइन मोड था। तो ऑफलाइन मोड में शेयर्स या डिबेंचर हो वो एकदम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ट्रांसफर यानी बेचते नहीं थे। आज क्या हो रहा है? आज अगर शेयर मार्केट बेचते हो शेयर मार्केट में बैठते हो और शेयर बेचना है तो बस बटन दबाओ, जितनी स्पीड तुम्हारी नेट की होंगी उतनी स्पीड से शेयर बिकता, बराबर कि नहीं? लेकिन जब पहले ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तो पहले ऑफलाइन सिस्टम था। आपने ऑफलाइन सिस्टम में अगर एक शेयर होल्डर ने किसी थर्ड पार्टी को शेयर बेचना होता था ना, तो उसको लंबी प्रोसीजर, बहुत लंबी प्रोसीजर पढ़ा दूंगा मैं, पढ़ा दूंगा अभी पढ़ा दूंगा कल या परसों में, ठीक है? वो लंबी प्रोसीजर होती है शेयर ट्रांसफर करने की। मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर पढ़ाया था? ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर नहीं पढ़ाया है? तो शूट में नहीं कर रहे हो? ठीक है, पढ़ा देंगे। ओके ए, अच्छा ट्रांसफर क्या होता है समझा ना? चेंज द ओनरशिप क्या होता है? हाँ सुनो, तो फिर तो वो लंबी प्रोसीजर अडॉप्ट करने के साथ साथ कंपनी को आपको फीस देनी पड़ती है। क्यों? पूछो क्यों? कंपनी का सेक्रेटरी रिकाम बैठा गया, तुम बार बार बेचोगे और बार बार तुम्हारा नाम यहाँ से कट करके दूसरा लेंगे बैठ के, फिर बोर्ड डायरेक्टर को प्रेजेंट करना पड़ता है वो इंस्ट्रूमेंट, तुम्हारा सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर वो प्रेजेंट अप्रूव करते हैं। तो क्या रिकाम होता ना बेटे कंपनी वाले कि तुम्हारे लिए ये काम करते बैठेंगे? तो इसलिए कंपनी बोलती है हम ये काम करेंगे लेकिन तुमको बदले में कुछ हमको फीस देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं ट्रांसफर फी। क्या बोलते हैं उसको? वैसे ही चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, अगर शेयर बेचना हो या डिबेंचर बेचना हो तो कंपनी की लेंदी प्रोसीजर जो आर्टिकल में लिखा हुआ है, यहाँ तो लॉ में लिखा हुआ है, वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर आपके पास रजिस्टर्ड डिबेंचर है। और रजिस्टर्ड डिबेंचर कंपनी खुद होकर देती है, और कंपनी जो आपको डिबेंचर देंगी वो रजिस्टर्ड देंगी, बैरर देती नहीं है। लेकिन एक लॉ में एक ऐसा प्रावधान है जहां पे बैरर इंस्ट्रूमेंट मिलता है आपको। बैरर का मतलब है ब्लैंक। अच्छा पहले बताओ व्हाट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर? क्लियर? पक्का? पक्का? आज के बाद पूछूंगा तो आना चाहिए। अब बैरर इंस्ट्रूमेंट क्या सुनो, व्हाट इज बैरर डिबेंचर? अब हम बात करते हैं हमारे
बेरर डिबेंचर यानी क्या, सुनो। बेरर डिबेंचर पहले तो डिबेंचर होल्डर के रिक्वेस्ट पे मिलता है, अप्लाई करना पड़ता है कंपनी। और बेरर डिबेंचर होता क्या, सुनिए। जब भी कोई डिबेंचर होल्डर के पास कंपनी ने बेरर डिबेंचर दे दिया, तो कंपनी उसका कोई भी पर्सनल डेटा मेंबर बुक में, सॉरी क्रेडिटर बुक में, किसमें, क्रेडिटर बुक में रिकॉर्ड नहीं करता है, क्रेडिटर बुक में रिकॉर्ड नहीं करता है। समझो उस चीज को, ध्यान दो। अब जो पढ़ा रहा हूं सबसे मेन है, वो सभी इंफॉर्मेशन डिटेल मेंटेन करने का, जैसे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं सामने वाले को दिए, कितने पेडअप। अच्छा एक और बात है, ये बेरर डिबेंचर ओनली फुल्ली डिबेंचर के पास मिलेगा, फुल्ली पेडअप वाले, पार्टली वाले के पास नहीं मिलता। पूछो क्यों, सुनो, ये बेचने में काम में आता तुमको। सुनो, बेरर डिबेंचर का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होता है बाय मेयर डिलीवरी से। कैसे, सुनो। जब भी कोई कंपनी किसी को बेरर डिबेंचर देगी, तो उसको अगर अपने डिबेंचर बेचना है, तो उसको कंपनी की लेंदी प्रोसीजर अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट जो बेरर है, बेरर यानी ब्लैंक, अब पूरा ब्लैंक नहीं होता, सब भरा हुआ होता है, सिर्फ नाम और एड्रेस उस डिबेंचर होल्डर की ब्लैंक छू जाती है कि ब्लैंक, बाकी सब नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, अमाउंट पेड कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की, सब लिखा होता है। इवन बकायदा कॉमन सील भी होती है कंपनी, और एटलीस्ट 2 डायरेक्टर की साइन भी होती है। यानी रजिस्टर्ड डिबेंचर और बेरर डिबेंचर में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही अंतर है कि जहां पे बेरर डिबेंचर में डिबेंचर होल्डर की पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होती है। और इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी डिबेंचर होल्डर को बेरर डिबेंचर के थ्रू इंटरेस्ट बेचना है अपना डिबेंचर, तो बस वो उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट दे देगा, उसका हो गया। कंपनी को मतलब ही नहीं है किसके पास कहां जा रहा है, वो एन नंबर ऑफ ट्रांसफर कर सकता है कितनी बार भी। तो सर इंटरेस्ट कैसे देंगे, तो देखो रजिस्टर्ड डिबेंचर को इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट वारंट के थ्रू। ये इंटरेस्ट वारंट क्या है, जिसका नाम क्रेडिटर बुक में है रजिस्टर्ड डिबेंचर का, उनके नाम का कंपनी बकायदा इंटरेस्ट वारंट बनाती है, वारंट। और वो इंटरेस्ट वारंट उस डिबेंचर होल्डर को भेजती है और बोलती है कि ये आपका 6 महीने का 12 महीने का जो भी हमने कहा था, जिस पीरियड में हम देंगे रेगुलर इंटरवल पे इंटरेस्ट, उसका ये इंटरेस्ट है, आप जाके बैंक में दो, हमारी बैंक में स्पेसिफिक बैंकर जो हमारी बैंकर है उसके पास दो, और आपको उसका इंटरेस्ट का अमाउंट, वो इंटरेस्ट अमाउंट लेके आपका बैंक दे देंगे। तुमको समझा। लेकिन जो बेरर डिबेंचर है उसका इंटरेस्ट मिलता है अटैच कूपन से। अब से अटैच कूपन आ रहे हैं क्या, सुनो। बेरर इंस्ट्रूमेंट में डे 1 से लेकर रिडम्पशन पीरियड तक के सारे जितने भी रेगुलर पीरियड के इंटरेस्ट है, रेगुलर इंटरवल के इंटरेस्ट पीरियड है, उतने कूपन अटैच किए जाते हैं और कंपनी उसको देती है, ये लो। और जब जब तुम्हारा टाइम आएगा उस पीरियड में जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो जाके वो कूपन एक अटैच दे देना कंपनी को, सॉरी बैंकर को, तुमको वो इंटरेस्ट देंगे। एग्जाम्पल दूँ, समझो। अब देखो ध्यान दो, अब तुमको मैं दोनों का एग्जाम्पल देख के समझना पड़ेगा, सबसे मेन है। और इसके बाद मैं कल पहले वाइवा लूंगा, अगर नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं तुमको ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुमको पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं तुमको। मैंने बिना नोट्स खोले तुमको हर एक डिटेल दे दिया उसमें, और जो लिखा रहेगा ना वही पढ़ा रहा हूँ पूरा, ध्यान दो। हाँ देखो, समझो इस चीज़ को। तो बस क्या हुआ, हमारी एक कंपनी है, एक कंपनी लिमिटेड, मैंने डायरेक्टर हूँ मैं कंपनी। जतिन ने हमसे 500 डिबेंचर खरीदे 15% वाले। ये 15% क्या है, ये उनका इंटरेस्ट रेट है, हाँ, और उसकी कीमत 100 रुपये की थी। अब बताओ जतिन ने हमको टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना दिया, 50,000 दिया उसने। तो 50,000 के डिबेंचर खरीदे, और डिबेंचर क्या है, इट्स सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल, बराबर कि नहीं। अब कंपनी ने उसको 10 साल तक के रिडम्पशन डेट दिया, यानी रिडीमेबल डिबेंचर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, रिडीमेबल। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से आपको। 10 ईयर्स इसकी मैच्योरिटी डेट है। कब खरीदा, तो 1 जनवरी 2020 में खरीदा। अब रिडीम कब होंगे,
31 दिसंबर 2030 को, 10 साल बाद, बराबर कि नहीं। ये हो गया उसका मैच्योरिटी पीरियड। क्या हो गया उसका ये, आप समझो इसको। हाँ देखो ध्यान दो, अब हुआ इस तरीके से। अब इसको मैंने जो डिबेंचर दी वो रजिस्टर्ड डिबेंचर दिया, यानी क्या, कंपनी कभी भी बेरर डिबेंचर खुद होकर देंगी नहीं। तो बकायदा उसको, जतिन को हमने डिबेंचर सर्टिफिकेट बना के दिया। उस सर्टिफिकेट के अंदर बकायदा उसका नाम लिख के दिया, यहाँ पे नेम ऑफ होल्डर जतिन वगैरह वगैरह सब डिटेल लिख के दिया उसको। और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं यहाँ पे लिख के दिया, 500 डिबेंचर, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, फुल्ली पेड अप हो गया। यहाँ पे बकायदा साइन भी दे दिया और कॉमन सील कंपनी की रख गई। ये आ गया डिबेंचर सर्टिफिकेट। और सेम कंपनी अपने बुक्स में इस रजिस्टर मेंटेन कर रही कंपनी अपने हेड ऑफिस में, और उसमें बकायदा क्रेडिटर बुक मेंटेन किया, और क्रेडिटर बुक में जतिन का नाम भी इसमें रिकॉर्ड है। तो ऐसे डिबेंचर जो कंपनी ने इशू किया उसको बोलेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर। क्या बोलेंगे उसको, द वर्ड डिबेंचर इंप्लाइड रजिस्टर्ड डिबेंचर, नाम है। अब क्या हुआ, अब कंपनी ने जब जब उसको इंटरेस्ट का है, अब सपोज फॉर एग्जांपल इसको इंटरेस्ट मैंने 6 महीने में का है, तो बताओ साल का 50,000 का डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना होता, 15%, 7,500 ये साल का। तो आधे साल का आएगा 3,750 रुपये। कैसे समझा क्या आपको, हर 6 महीने में 3,750 का कंपनी उसके घर पे, उसके घर तक के इंटरेस्ट वारंट बेचेंगी। क्या बेचेंगी, वो इंटरेस्ट वारंट एक बैंक को आदेश होता है कि ये बैंक ये जो इंटरेस्ट वारंट लेके आएगा उसको इतना अमाउंट दे देना। ये आप करस्पॉन्डेंस में देखोगे, कहाँ देखोगे, नो बेटा यहाँ ही बैठना है। अब क्या हुआ सुनो, यहाँ तक क्लियर है पिक्चर, कोई डाउट नहीं है। तो यानी रजिस्टर्ड डिबेंचर को बकायदा इंटरेस्ट कैसे मिलता है, हर 6 महीने में उसको इंटरेस्ट वारंट जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट वारंट के थ्रू उसको वारंट जाएगा, वो वारंट बैंकर को कोई भी ब्रांच जाके देगा और बैंकर उसको पेमेंट कर देगी, हमारी बैंक। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। यहाँ तो एक फॉर्म होता है ई मैंडेट फॉर्म, अगर मैंडेट फॉर्म भरवा दिया तो आपके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करती कंपनी, किसके, उस डिबेंचर होल्डर के। वो मैंडेट फॉर्म होता है, वो मोड ऑफ इंटरेस्ट हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि डिबेंचर का पूरा चिट्ठा कहाँ खोलना है, चैप्टर 4 में, लेकिन डिबेंचर पढ़ना कहाँ है, चैप्टर 2 में। मैंने आपको पढ़ाया था, याद कर, समझाया था मैंने आपको। सुनो, हाँ यहाँ तक क्लियर है। ये पिक्चर थी रजिस्टर्ड डिबेंचर की। अब आते हैं पिक्चर नंबर 2 पे, सेम पिक्चर पे आ रहा हूँ, बेरर डिबेंचर किसको। अब क्या हुआ, कंपनी ने इसको रजिस्टर्ड डिबेंचर दिया, इसने क्या अपना ओल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट हमको वापस किया और कहा कि मुझे बेरर डिबेंचर चाहिए। यहाँ तो डिबेंचर सर्टिफिकेट पहले मांगते ही सही उसने पहले डिमांड कर दी मेरे को बेरर डिबेंचर चाहिए। तो कंपनी के सेक्रेटरी ने बोला ठीक है मैं बोर्ड से पूछता हूँ, बीओडी से। मुझसे पूछा गया तो हमको क्या करना है, जतिन रहे या कोई भी रहे मालक, हमको पैसे आ रहे ना, खत्म विषय। उसको बोल पूरे अमाउंट दे दे, फुल्ली पेड अप, रेडी है वो देने को, ठीक है। पूरे पेड अप हो गए, 50,000 आ गए पूरे बस डिबेंचर के। सबको मेरी बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर सब लिखा, बाकायदा मेरी साइन है डायरेक्टर की, तो जतिन का नाम और उसका इंफॉर्मेशन छोड़ दिया, जतिन का नाम और उसका इंफॉर्मेशन छोड़ दिया। आप सभी को समझ में आ रहा है, ये बच्चा लोग, मेरे प्यारे बच्चों, हाँ। और इसका नाम क्रेडिटर बुक में रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, नो मेंटेन टू क्रेडिटर बुक्स फॉर बेरर डिबेंचर होल्डर्स, क्लियर। अब ये बेरर डिबेंचर इसके काम में क्या आएगा, जब कोई डिबेंचर होल्डर डिबेंचर खरीदता ही ये पर्पस के लिए कि मैं उसको आगे बेचूंगा, क्या करूंगा मैं, हाँ। और जो उससे लेगा उसको भी ये नहीं पता कि मैं रखूंगा कि देखूंगा, मेरे को भी आगे बेचना है। तो तब वो डिबेंचर होल्डर मुझसे बेरर डिबेंचर है, कंपनी से बेरर डिबेंचर की मांग करता है। सबको समझ में आ रहा है, आपको क्लियर। अब इसका बेनिफिट क्या हो, सुनो। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि बेरर डिबेंचर में यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन है, उसके बकायदा नंबर ऑफ डिबेंचर लिखे हुए 500, एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का,
साइन भी है, कॉमन सील भी है, सिर्फ नेम जो है वो ब्लैंक छोड़ा गया है और उसकी एड्रेस। और पैरा डिबेंचर जैसे ही कंपनी ने उसको दिया, किसको, जतिन को, इसके साथ हाथों हाथ 20 कूपन अटैच कर दिए। पूछो क्यों? 10 साल का हमने उससे मैच्योरिटी डेट लिया हुआ है, हर 6 महीने में इंटरेस्ट देना है, तो बताओ 10 साल तक के 6 महीने में अगर इंटरेस्ट एक बार एक कूपन दूंगा तो टोटल कितने कूपन अटैच करने पड़ेंगे? 20। वो 20 कूपन अटैच कर दिए। जतिन को बोला कि हर 6 महीने में जाना, वो कूपन फाड़ना है और बैंक को देना, बैंक तुमको 6 महीने का इंटरेस्ट दे देंगी। समझ रहा क्या? समझ रहा? यानी हमको मेंटेन करने की जरूरत नहीं अभी। 20 साल बाद जो आएंगे, जिसके पास रहेगा डिबेंचर, वो बेरर डिबेंचर, वो आएगा, हमको अपना सर्टिफिकेट वापस देगा, हम उसको पैसे देंगे। अब इससे बेनिफिट क्या हो सुनो। अब डिबेंचर सपोज जतिन को बेचना है भावेश को, तो क्या करेगा वो उससे पैसे लेगा और भावेश को वो सर्टिफिकेट और कूपन दे देगा, हो गया उसका ओनरशिप ट्रांसफर। फिर भावेश को बेचना है शशांक को, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट और कूपन उसको देगा और वो ट्रांसफर हो गया, पैसे ले लेगा। तो ऐसे कितने भी n नंबर ऑफ ट्रांसफर आप कर सकते हो विदाउट कंपनी को इन्वॉल्व किए। कंपनी बोलती है हमको त्रास दो ही मत, हमको त्रास दोगे तो हम फीस लेंगे। और वो लेंदी प्रोसीजर जो होती थी, कई महीनों जो लगे थे ट्रांसफर में ऑफलाइन मोड में, वो बच गए। यहाँ पे बच गया वो मेहनत। कंपनी के पास आए, फिर नया सर्टिफिकेट उसको नाम बनाए, फिर उसका नाम बनाए, तो ऐसे कितने नाम बनाएंगी कंपनी। यहाँ पे तुम अपने आप में खेलते रहो, कंपनी बोलेंगी हमको हमारे पे आई मत। क्यों? क्योंकि हमने तुमको कौन सा डिबेंचर दिया है? पैरा डिबेंचर। अब सुन, इसमें इंटरेस्ट कैसे ली जाए? अभी नहीं, तो जब इंटरेस्ट डेट आएगा उस दिन पर जिसके पास वो रहेगा सर्टिफिकेट और कूपन, वो जाएगा और जाके वो बैंक को कूपन देगा, उससे वो इंटरेस्ट अमाउंट ले लेगा, खत्म विषय। हाँ बोलो। हाँ, ये रिस्की है। पैरा डिबेंचर जो है रिस्की है, क्योंकि अगर किसी और के पास गया तो वो ओनरशिप क्लेम करता है उसकी, मेरे को उसने बेचा है, और यहाँ पे दुनिया का कोई कानून उसको रोक सकता नहीं। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर मिसप्लेस भी हुआ, कोई ओनरशिप ट्रांसफर ले सकता, क्योंकि नाम भी लिखा हुआ है बकायदा सर्टिफिकेट के अंदर, और कंपनी तुम्हारा डेटा भी, पर्सनल डेटा भी क्रेडिटर बुक में रिकॉर्ड कर रही है, तो कोई लेगा ही नहीं। अरे भैया कोई, अब भाई जतिन ने भावेश को बेचा, तो भावेश को देख के लेगा ना भाई कितने कूपन बाकी है, कितने और पीरियड बाकी है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। कोई भी ऐसे कैसे लेगा वो? भैया पूरा खेल तो कूपन का ही है। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो डिबेंचर बेच रहे खरीद रहे, ये तो इंटरेस्ट के लिए ही खरीद रहे ना। तो नहीं लेगा वो। अरे तू बता, भावेश जो लेगा वो कूपन देख के लेगा ना। अरे पूरा खेल तो इंटरेस्ट का ही है ना। अपन सामने वाले से डिबेंचर को खरीद रहे, बताओ भाई मुझे इंटरेस्ट मिले, मेरे को फिक्स इनकम आती रहे। अब वही अगर नहीं मिलेंगे तो हम क्यों लेंगे उससे? कॉमन सेंस से व्यवहारिक बातें करो ना बेटा, इलॉजिकल बच्चों वाली बातें क्यों करते हो? वो बोलता कूपन गुम हो गए तो लिया ही। अबे ऐसे होता क्या? जब आप कोई बेरा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, इम्प्लाइड है ना कि आप उसको सही हवाले करोगे। नहीं करो तो तुम्हारा मैटर है, हमारा क्या मैटर है? हमने तुमको दे दिया, खत्म विषय। क्लियर? तो व्हाट इज बेरर डिबेंचर एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर? क्लियर है? हाँ हाँ बोलो। बेटा सुन ले, क्यों? कोई भी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट, मूल रकम ऐसे छोड़ देगा क्या? अरे मूल रकम लास्ट में तो देखो सर्टिफिकेट देके ही वापस मिलेगी ना। प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 रुपए ये। अरे सर्टिफिकेट जिसके पास लास्ट में रहेगा वो सर्टिफिकेट वापस देगा, तब जाके 50,000 हम वापस देंगे ना आपको। एक एविडेंस दो, तुम्हारे पैसे वापस लो। एक मिनट सुनो, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज शांत। मैं आपसे पनिशमेंट नहीं देना चाह रहा हूं, मैं उस मूड में नहीं हूं। मेरे डिबेंचर के टाइप्स खत्म करो सब, मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। कंसेप्ट क्लियर जब तक नहीं होंगे लिखोगे क्या? देखो है तो बेरर डिबेंचर 2 लाइन का लिखा हुआ तुम्हारे पास, लेकिन पूरी पिक्चर जब तक नहीं समझोगे
तब तक तुमको वो 2 लाइन भी समझेगी नहीं। इसलिए मैं तुमको डायरेक्ट लैंग्वेज लगाया गया, मैं तुमको एक एक कंसेप्ट लेकर रहा हूँ। तो आज के बाद क्या सीखोगे बताओ? पैरा डिबेंचर को इंटरेस्ट कैसे मिलेगा और रजिस्टर्ड डिबेंचर को इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? इंटरेस्ट वारंट। क्लियर? याद रहेगा आपको? हाँ सुनो, इंटरेस्ट वारंट। ओके, अब हम बात ओनरशिप ट्रांसफर की बात करें तो डिबेंचर 2 टाइप के, बोलो कौन से? रजिस्टर और बैरर। अब मैं अगर कन्वर्शन की बात करूं, अब सर कन्वर्ट है ना क्या? इजी है, सुन लो एक बात। कन्वर्शन की बात करूं, कन्वर्शन है क्या सर? कि आप कंपनी के ओनर भी बन सकते हो, क्रेडिटर हो तो अगर कंपनी ने कोई ऐसा डिबेंचर निकाला जिसमें आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो अपने डिबेंचर को, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। ध्यान दो। तो अब मैं आपको आपका टाइटल चेंज करवा रहा हूं कंपनी के अंदर। तो अगर कंपनी के अंदर आपको टाइटल चेंज करना है, क्या करना है? टाइटल चेंज करना है, तो कंपनी के पास ऑप्शन है। कंपनी लॉ ने कंपनी को ऑप्शन दिया है कि अगर किसी को बीच रास्ते में आप कंपनी का टाइटल चेंज करना चाहते हो, उसको यानी क्रेडिटर से ओनर बनाना चाहते हो, तो कंपनी डिबेंचर निकालेगी ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शन से 2, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। अब कन्वर्टिबल डिबेंचर किससे कहते हैं सुन लीजिए। तुमको एसपी समझ में आ रहा है ना? नहीं आया तो बोलो, मैं चेंज करूंगा टीचर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, कन्वर्टिबल डिबेंचर सुनो। Convertible debenture are those debenture which can be converted into equity share after a specific period of time. Within नहीं है, after. The conversion must take place. The conversion must take place only with the request of debenture holder. बताऊं भी क्या है? सुनो, ध्यान दो। कंपनी जब कोई ऐसा डिबेंचर इशू करेगी, ऑफर करेगी डिबेंचर को, कि वो एक समय के बाद आपका इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, यानी पहले आप कंपनी कर्जदार थे, आपको बाद में कंपनी का मालिक बनाया जाएगा, आपका पैसा डिबेंचर से निकालकर इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया जाएगा। अगर कोई कंपनी ये बोल के आपको डिबेंचर दे रही है तो समझ आना कंपनी अपना कन्वर्टिबल डिबेंचर निकाल रही है। अब कन्वर्टिबल डिबेंचर में कन्वर्शन कब होगा? कन्वर्शन कब होगा? तो आपको प्रोस्पेक्ट के अंदर लिखा रहेगा कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद की डेट को आपका कन्वर्शन पॉसिबल है। और सर अगर किसी पर्सन को कन्वर्ट नहीं करना है, मेरे को पैसा वापस चाहिए भैया, तो मैंने क्या बोला, कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं होता है। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ही कन्वर्शन पॉसिबल है। कन्वर्शन के ड्यू डेट के पहले, कुछ दिन पहले कंपनी आपको एक एप्लीकेशन भेजती है, लेटर भेजती है और बता दिए कि आपका जैसे कि तय किया था 5 साल बाद, 6 साल बाद आपका हम डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब वो समय आ गया है, क्या आपको कन्वर्ट करना है क्या? अगर हाँ तो ये लेटर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजो, यानी दिखाया जाता है कि आप अप्लाई कर रहे हो। वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एप्लीकेशन का वो भेजो, हम आप भेजोगे तो हम आपका डिबेंचर से पैसा निकालकर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल के उतने आपको नंबर ऑफ शेयर जितने हमने दिए गए थे, अच्छा कितना रेशियो में कन्वर्शन रहेगा वो भी आपको इशू करते वक्त ही बताया जाएगा कि 2:1 है, 1:1 है, यानी एक डिबेंचर के बदले में 1 शेयर, 2 डिबेंचर के बदले में 1 शेयर, या 1 डिबेंचर के बदले में 2 इक्विटी शेयर। वो कन्वर्शन रेशियो बोलते हैं, क्या वो आपको इशू करते वक्त ही और कौन से पीरियड के बाद कन्वर्ट होगा ये सब बताया जाता है। और अगर किसी पर्सन को कन्वर्टिबल डिबेंचर खरीदा और उसको कन्वर्ट नहीं करना है, नहीं अब मेरे को पैसा वापस चाहिए, मेरे को तुम्हारे पास रहना ही नहीं है, मालिक नहीं रहना नहीं है, क्रेडिट रहना नहीं है, तो फिर आपको क्या बोलते हैं, ये लेटर मत भेजो, हम आपका रिफंड तैयार कर देंगे, आपका रिडम्पशन जो है वो तैयार कर देंगे। यानी कन्वर्शन में जबरदस्ती अटकने वाला काम नहीं है, आइदर आप कन्वर्ट करो आइदर आप मत करो, आपका पैसा आपको रिडीम किया जाएगा क्योंकि आपका मैच्योरिटी डेट आ गया है।
जिस पर्पस के लिए, जिस समय तक के लिए हमने आपसे बोल के पैसा लोन लिया था, अब वो आपका पैसा आ गया है, अब मैं आपका कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन कन्वर्ट करना है तो पहले अपना ओल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट वापस करो, हम उसके कैंसल ऑफ में, सेट ऑफ में हम आपको शेयर सर्टिफिकेट देंगे। पहले आप कंपनी के क्रेडिटर थे, कौन थे? अब आप कंपनी के मालिक बनने जा रहे हो। पहले आपको मिलता था फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब मिलेगा फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। समझा आपको? तो लॉ ने ऐसा भी प्रावधान किया है कि कंपनी अगर चाहे कन्वर्टिबल डिबेंचर, यानी कंपनी के पहले कर्जदार थे, अब आप मालिक बनने जा रहे हो। पहले आपका नाम क्रेडिटर बुक में था, अब कैंसिल करके मेंबर बुक में डालेंगे। यस, ट्रांसफरेबल सब होता है। वो ट्रांसफर कैसे करना है वो है, बाय बैरर में, बाय मेरर डिलीवरी होता है, रजिस्टर में लंबा प्रोसेस अडॉप्ट करो। अरे आ रहा क्या, डिबेंचर कोई भी रहे ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो कैसा ट्रांसफर करना है, बाय मेरर डिलीवरी और बाय प्रोसीजर, वो तय करता है ट्रांसफर। समझा आपको? क्लियर? कन्वर्टिबल, ऑल डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टिबल, ऑल डिबेंचर आर रिडीमेबल। क्या रहेगा? समझा आपको? क्लियर? कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर कंपनी काट रही है तो वो स्पेसिफाई करेगी कौन सा, कि अगर इस एग्जाम्पल, अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लाख के डिबेंचर निकाले सबको, मैं कौन, कंपनी डायरेक्टर, और मैंने कन्वर्टिबल डिबेंचर निकाले और मैंने कहा कि 5 साल बाद आपके डिबेंचर 1:1 में इक्विटी शेयर डालूंगा, मैंने एक डिबेंचर में इक्विटी शेयर मिलेगा। तो बताओ 5 साल से होंगी तो कुछ दिन पहले कंपनी का सेक्रेटरी आप सबको लेटर भेजेगा कि भाइयों बहनों, भाई और बहनों, हाँ तुम सबका जब तक कि आपके पास डिबेंचर है तब तक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे ही आपका डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, आपको फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? सिंपल है, पहले आप कंपनी कर्जदार थे, अब से आपका कन्वर्ट हो गया तो आफ्टर कन्वर्शन आप कंपनी के मालिक कहलाओगे। आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा क्योंकि आपका डिबेंचर का पैसा निकाल के हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया और उतने आपको इक्विटी शेयर दिए गए। अच्छा, कितने समय बाद होगा ये, कितने रेशो से होगा, ये सब इनवाइट करते वक्त ही, कंपनी इशू करते वक्त ही सब पता, बाद में झगड़ा चाहिए नहीं। समझा? क्लियर? पक्का? कोई डाउट नहीं इसमें? ओके डन। हाँ, अब नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर किसे कहेंगे बताओ? ऐसा डिबेंचर जो सिर्फ रिडीम होगा, क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होगा इक्विटी में। कंपनी तुमको बोलेंगी 5 साल 10 साल लोन दे रहे हो क्या, दो, और 10 साल बाद वापस लो। मालक वालक की ना आना नहीं हमारे एरिया में, तुमको मालक नहीं बनाएंगे भैया, क्रेडिटर बन के रहो और एक समय के बाद पैसा लेके टाटा बाय बाय हो जाओ, तब तक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट खाओ। क्लियर? बस 8 डिबेंचर के टाइप्स है। अब कल पहले मैं आपसे पूछूंगा, जिसको नहीं आया जादू की छड़ियां घुमाऊंगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।